तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब अच्छे से हो गए। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो नाउ सबसे पहले जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि जो हेडिंग दे रखी है उसको पढ़ना, ठीक है, और उसको पूरा का पूरा डिकोड करना कि वो कहना क्या चाहता है। सो गाइस, मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर 8 सेक्शन के अंदर बांट रखा है, ठीक है, ताकि जब हम लोग एग्ज़ाम में जाएं तो हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट हो, ठीक है, ताकि क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा तो उस सफिशिएंट टाइम में सफिशिएंट कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। ना इसमें जो पहली चीज़ दे रखी है वो दे रखा है फाउंडेशन ऑफ रूल। ये फाउंडेशन ऑफ रूल क्या हो रहा है? बेसिकली जो फाउंडेशन ऑफ रूल है ये बात कर रहा है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, ठीक। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किसकी बात कर रहे हैं गाइस? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बात कर रहे हैं रूल्स की। कौन से रूल्स? जिनको किया जाएगा फॉलो। अगर अब भी कुछ समझ में ना आया तो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन कीजिए, जब भी हम लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है, मान के चलिए हमारा घर है, जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग नींव तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि घर को जो है वो स्टेबिलिटी मिल पाए। स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती है ये नींव, ठीक है, ये जो बेस है ये इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी के लिए। समझ गए गाइस? वैसे ही अब सोचिए, चलिए ये रूल्स हैं, ये जो रूल्स हैं आपको क्या लगता है ये रूल्स बिना स्टेबिलिटी के चल पाएंगे? वो पॉसिबल लग रहा है आपको? ये जो रूल्स हैं क्या ये बिना स्टेबिलिटी के चल पाएंगे? बिना स्टेबिलिटी के ये चल पाएंगे? नहीं, बिना स्टेबिलिटी के ये रूल नहीं चल पाएंगे। दैट्स वाई इसलिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तैयार किए गए जिनके ऊपर रूल्स तैयार किए जाएंगे और उनको फॉलो किया जाएगा, ठीक। जैसे मान के चलिए कि घर है, अब घर को बनाने के लिए भी, अगर ये जैसे घर है, घर को चलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? शासन चाहिए। किसका? अब घर को कौन चलाता है? घर को चलाती है मम्मी और पापा, ठीक है, और हम लोग उनके रूल को एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो घर चल पाता है ठीक से। अगर घर बिना रूल के चल सकता है? जिस प्रकार घर बिना रूल के नहीं चल सकता उसी प्रकार कंट्री भी बिना रूल के नहीं चल सकती, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कर रखी है। और सुप्रीम लॉ क्या है? मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सुप्रीम लॉ है गाइस वो है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो है हमारा ये संविधान जो है हमारा क्या, ये है हमारा सुप्रीम लॉ, ठीक है गाइस, समझ गए? तो सुप्रीम लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी के बारे में बात की जा रही है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो द नीड ऑफ रिस्ट्रेन, इसका क्या मतलब होता है कि बंदिश की क्यों ज़रूरत होती है? द नीड ऑफ रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है, पाबंदी लगाना, ठीक है, इस चीज़ की बात करता है। सो स्टार्ट करते हैं। इन एनी टू डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क द चूजन रूलर आर नेवर फ्री टू डू वॉट दे लाइक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री, इसके अंदर जब भी हम अपने रूलर को चुनते हैं तो मतलब ये है, ये मान के चलिए जब भी हमने उसको चुना तो वो इतना फ्री नहीं है कि वो जो चाहे अपनी मनमर्जी कर सके, ठीक है। बेसिकली इस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के थ्रू हमने उसको उसकी मनमर्जी करने से रोक रखा है, ठीक है, नेवर फ्री टू डू वॉट दे लाइक टू डू, ठीक है। क्यों? अगर ऐसा कर देंगे तो इसका आंसर है सेकंड पॉइंट में, ठीक है, पावर विदाउट स्ट्रक्चरल रिस्ट्रेंट इनएविटेबली डिसेंडेंट इनटू एब्सोल्यूट टायरेनी। एब्सोल्यूट टायरेनी का क्या मतलब होता है? डिक्टेटर, ठीक है, तानाशाह बन जाएगा और सिस्टम करप्ट हो जाएगा। सिस्टम करप्ट का क्या मतलब होगा? जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा फॉल कर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा। इसके बारे में बात कर रहा है। सो देयरफॉर आ सिस्टम मस्ट प्लेस फाउंडेशनल लिमिटेशंस ऑन अथॉरिटी बिफोर लीडरशिप बिगेन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है उसके पावर में आने से पूर्व, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। और वो लिमिटेशन क्या हैं? वो कुछ फाउंडेशनल लिमिटेशंस हैं। फाउंडेशन लिमिटेशंस क्या है? मतलब कुछ बुनियादी पाबंदी लगा देते हैं उसके ऊपर। ऑन दी अथॉरिटी बिफोर लीडरशिप बिगेंस, मतलब वो काम तो करेगा, उसके पास पावर तो होगी, लेकिन जो पावर होगी वो होगी एक लिमिटेड मैनर में, ठीक है, वो पावर्स होंगी उसके ऊपर एक लिमिटेड मैनर के अंदर। इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो बोथ सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये जो बोथ सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आर लीगली बाउंड टू फॉलो अ शेयर्ड लीगल कोड। इसके अंदर क्या क्या रखा है कि जो ऑफिसर्स हैं और जो सिटीजन्स हैं वो शेयर्ड करेंगे एक ही लीगल बॉन्ड। एक ही लीगल बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि अगर इसने कुछ गलत किया और एज वेल इसने कुछ गलत किया तो दोनों को एक ही कोड के थ्रू क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इस बारे में बात की जा रही है, समझ गए गाइज? नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेकेंड पॉइंट, डिफाइनिंग सुप्रीम लॉ। इसका क्या मतलब होता है? द कंपाइलेशन ऑफ दिस प्राइमरी गवर्निंग रेगुलेशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है जो भी कंपाइलेशन है प्राइमरी गवर्निंग मतलब रेगुलेशंस का,
इसका मतलब ये है कि जो भी इससे पहले जिनके द्वारा हम लोगों को रेगुलेट किया जा रहा था, उन सभी चीज़ों का एक कंपाइलेशन तैयार कर दिया गया। इमेजिन करो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास मान के चलिए ज्योग्राफी के कुछ पेजेस हैं, हिस्ट्री के कुछ पेजेस हैं, ठीक है, और सिविक्स के कुछ पेजेस हैं, और इकोनॉमिक्स के कुछ पेजेस हैं, ठीक है। अब इन पेजेस को जब हम लोग इकट्ठा कर देंगे और कंपाइल कर देंगे एक बुक के अंदर, ठीक है, एक बुक के अंदर, तो ये बुक बनेगी हमारी सोशल स्टडीज़, ठीक है। वैसे ही इमेजिन कीजिए ये जो कंपाइलेशन है प्राइमरी गवर्निंग रेगुलेशंस का, जिसके द्वारा हम लोगों को रूल किया जा रहा होगा, ठीक है। मान के चलिए कुछ बुक्स होंगे, पेजेस होंगे, जिनके द्वारा कुछ बात पर दे रखा था कि जो भी व्यक्ति कुछ गलत करेगा तो उसको इसके द्वारा ये पनिशमेंट मिलेगी, जो कुछ अच्छे मतलब जो कुछ अच्छा काम करेगा तो उधर उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और कंट्री कैसे वर्क करेगी, मतलब कंट्री कैसे काम करेगी, और कंट्री की क्या क्या नीड होंगी, कैसे कैसे होगा, तो उधर इस बारे में बात कर रखी है। और जब हम इन तीनों पेजेस को एक बुक के अंदर कंपाइल कर देंगे, सो वही है हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। इस बारे में बात की जा रही है, समझ गए। बेसिकली अभी भी ना समझ पाया तो ये है इसका मतलब कि जो भी प्राइमरी गवर्निंग रेगुलेशंस हैं, जिसकी भी द्वारा चीज़ें रेगुलेट की जाई थी, जिसकी भी द्वारा पूरी की पूरी कंट्री को रन किया जा रहा था, ठीक है। मान के चलिए वो कुछ अलग अलग पेजेस के अंदर था। पेजेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आर रूल बुक, जिसके द्वारा क्या है पूरी की पूरी कंट्री चल रही है, ठीक है। वैसे ही अब इन पेजों को जब कंपाइल कर दिया गया, उनके अंदर जो भी चीज़ें दे रखी थी कि कंट्री कैसे काम करेगी, और कंट्री की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नीडें हैं, इन सब के बारे में दे रखा है, उनके फॉरेन रिलेशंस के बारे में, ठीक है। जब उसको पूरा कंपाइल कर दिया, ठीक है, और एक साथ लिया है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कस्टम्स हैं, मतलब परंपराएं हैं, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक। इट स्टैंड एज अ अनक्वेश्चनड सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री रैंकिंग अबव द लोकल डिक्रीज। इसका क्या मतलब होता है, ये जो कंट्री है, ठीक है, ये जो कंट्री है, इसका जो सुप्रीम लॉ है, इसको अनक्वेश्चनड है, मतलब इसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये सबसे ऊपर है, और रैंकिंग अबव एनी लोकल डिग्री, और कोई भी जो स्थानीय कानून है वो इससे ऊपर नहीं होंगे। सबसे ऊपर जो होगा हमारा क्या है, सुप्रीम लॉ, ठीक है। इफ़ इट स्पेसिफाइज द फाउंडेशनल राइट ऑफ सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेट बाय द स्टेट। इसका क्या मतलब होता है, ये हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। राइट किसको, सिटीजन्स को, जो उस देश के नागरिक होते हैं। दे कैन नॉट बी वायलेट बाय स्टेट, जो स्टेट के द्वारा छीने नहीं जाएंगे। जैसे मान के चलिए मेरे पास है फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट मुझे किसके द्वारा मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये प्रोवाइड करा रखा है। अगर कल को ये मुझसे छीना जाएगा, इसके अंदर क्या है कि मैं कहीं पर भी घूम सकता हूँ, ठीक है, कोई भी जॉब कर सकता हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बात कर रहा है मेरे पास स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में बात कर रहा है। एक्सप्रेशन मतलब कि किसी भी तरीके से मैं अपने चीज़ों को दर्शा सकता हूँ, चाहे मतलब किसी भी चीज़ को दिखा सकता हूँ, ठीक है, जैसे किसी पेंटिंग के द्वारा जो भी है, इन सब की बात होती है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो मेरे ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है गाइस, समझ गए हो। अब फंडामेंटल राइट्स अगर मुझसे छीने जाएंगे, तो मैं आर्टिकल 32 के द्वारा कहाँ जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, समझ गए। ये दे रखा है, समझ गए गाइस। अब नाउ इधर आते हैं हम लोग। इधर क्या रखा है, इट बैलेंस चेक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, बाउंड्रीज लीगली, बाउंड्रीज क्लियरली। क्या क्या रखा है कि ये है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों की बाउंड्रीज ने सेट कर रखा है कि ये तुम्हारे काम है। आपका काम है जजमेंट देने का, तो आप जजमेंट दोगे, ठीक है। आपका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, तो आप लॉ को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। और आपका सर काम क्या है, और लेजिस्लेटिव का काम है लॉ मेकिंग का, तो आप कानून बनाओगे, ठीक है। और ये अपना अपना काम अपने अपने दायरे में रह के करेंगे, ठीक है। और ये तीनों जो हैं इक्वल पावरफुल हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी एक ऊपर उठने की कोशिश करेगा, देन ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर उसको नीचे ले आएंगे, समझ गए। इस बार मैं बात कर रहा है, ये क्यों ज़रूरी था। अगर हम किसी एक भी ऑर्गन्स को ज़्यादा पावर दे देते हैं, ऑर्गन्स कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हम इन तीनों में से किसी एक को भी ज़्यादा पावर दे देते तो वो अपने आप को सुप्रीम मानने लगता, ठीक है। और यहाँ पर हमने तीनों को बराबर पावर दे रखी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कोर चैप्टर ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर क्या क्या रखा है कि द टेक्स्ट सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन चॉइस ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्राइमरी क्वेरीज। वाई डू स्टेट नीड अ रिटन टेक्स्ट
हाउ आर दीज लॉ ड्राफ्टेड एंड व्हाट इंटरनल वैल्यू शेप देयर लीगल डिज़ाइन। इसके बारे में क्या कह रखा है, इसके बारे में ये कह रखा है कि ये जो सिस्टमेटिक मतलब ये जो टेक्स्ट तैयार किया गया है किसके बारे में, ये बात कर रहा है डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में, ये इनके बारे में बता रखा है कि इसको जो हमने तैयार किया है, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है, इसके जो चॉइसेस हैं डेमोक्रेटिक स्टेट बाय इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी क्वेरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सिंपल सा मतलब था वो सिर्फ इतना था कि यह लोकतांत्रिक देश की बनावट और व्यवस्था को विस्तार से समझाता है। ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है ना स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट बाय इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी क्वेरीज, इसको अच्छे से समझाता है और यह 3 बातों पर ध्यान देता है। ठीक है, ये कुछ बातों पर ध्यान दे रखा है कि वाई डू स्टेट नीड आ रिटन टेक्स्ट, कि स्टेट को क्यों ज़रूरत है एक रिटन टेक्स्ट की, एंड हाउ आर दी लॉ ड्राफ्टेड, और ये लॉ कैसे ड्राफ्ट हो रहे हैं, कौन से ऐसे इंटरनल वैल्यूज़ हैं और इनको शेप कर रहे हैं दियर लीगल डिज़ाइन, इनको बनाने के लिए कौन कौन से ऐसी मतलब इनके अंदर क्या कौन सी चीज़ें हैं जो इसको शेप कर रहे हैं, उस बारे में बात कर रहा है। देखो गाइस, अगर हम इसकी बात करें, ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है, इसकी अगर बनावट की बात की जाए, इसके अगर सिस्टम की बात की जाए तो वो ये है कि इसका सोर्स क्या है। तो हमने इसका सोर्स जाना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वाई डू स्टेट नीड अ रिटन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट इसलिए ज़रूरी है कि कल को मान के चलो कोई नया राजा आ गया, ठीक है, तो उसके मान के चलो इसमें मतलब मान के राजा का क्या मतलब होता है, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये है प्रेसिडेंट, कल को ये क्योंकि राजा वाला सिस्टम तो गया। अब डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का ये मतलब होता है कि जो आपका हेड होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, इसी बारे में तो बात करता है, उसी तो हम लोग बोलते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, सो ये जो प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट हो या पीएम, ठीक है, जो भी इनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो कल को जब भी वो पावर में आए तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही काम करे। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं मैंशन होगी तो हो सकता है कल को ये कुछ नया ला दे और कह देगा यही कानून है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और हाउ आर दीज लॉ आर ड्राफ्टेड एंड व्हाट इंटरनल वैल्यू शेप देयर लीगल डिज़ाइन। ठीक है, जब हमारा ये लॉ मतलब ये जो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, जब ये लॉ ड्राफ्ट हुआ था तो कौन कौन सी इंटरनल वैल्यूज़ थी जो शेप करी थी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो जब ये लॉ ड्राफ्टेड हो गया, अब इन्होंने कहा होगा कि हमारे यहाँ पर ये कुछ पावर्स हैं जैसे हम लोग काम करेंगे, जैसे इन्होंने कहा होगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, इनके यहाँ पर भी हो सकता है यही सब हो, ताकि कल को जब कानून बने तो उसको अच्छे से लागू किया जा सके। ठीक है, यही वो इंटरनल वैल्यूज़ होंगे जो उसको शेप कर रहे होंगे। नाउ अब इंस्ट्रक्शन लीड इनकी बात करते हैं। यूज़ द पेज टू इस्टेब्लिश दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनामिक मल्टी टियर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट फंक्शन एज अ अल्टीमेट शील्ड प्रोटेक्टिंग द सिटीजन फ्रॉम द आर्बिट्ररी स्टेट ओवर रीच। इसका क्या मतलब है गाइस, इसका ये मतलब है कि जब ये इसमें ये कहा गया है कि जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चुना गया था, ये मल्टी टियर सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्या मतलब क्या है इसका मतलब, मान के चलिए सोसाइटी है, ठीक है, और ये 7 आए होंगे तब जाके ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा। अगर मान के चलिए खाली इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस व्यक्ति का कंसेंट होता तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर पाता? नहीं कर पाता। समझ गए, इस बारे में बात कर रहा है। ठीक, और नाउ इट फंक्शन एज अ अल्टीमेट शील्ड, ये एक अल्टीमेट शील्ड है। मतलब अभी मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक अल्टीमेट शील्ड है जो स्टेट से आपको बचाएगा। ठीक है, अल्टीमेट शील्ड का क्या मतलब है, आपकी रक्षा करेगा कि कल को स्टेट आर्बिट्री मैनर से कोई काम नहीं कर पाएगा। आर्बिट्री मैनर से क्या है, कल को गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि आप ना वोट नहीं डाल सकते हैं और आप यहाँ पर घूम नहीं सकते हैं, आपके अधिकारों को नहीं छीन सकता। ये आपके मेन फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। समझ गए, इसके बारे में बात कर रहा है। अब नाउ सेक्शन 2 पर आते हैं। सेक्शन 2 इज टॉकिंग टू अबाउट एपार्थाइड रिजिम और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा गाइस, इसके अंदर क्या है, एपार्थाइड रिजिम और स्ट्रक्चरल रिजिम। एपार्थाइड रिजिम का मतलब होता है ये बात करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी कानून बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन है, कानून के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन है। सो अगर मान के चलिए ये गलत है तो ये और भी ज़्यादा गलत है। अब समझ गए आप, मतलब अगर मैं इसको स्कोर करूं कि मतलब दोनों में सबसे ज़्यादा गलत क्या है, तो फिर वो ये है। ठीक है, हालांकि दोनों ही गलत है बट सबसे ज़्यादा गलत ये है। ठीक है, एपार्थाइड वॉज एन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये जो एपार्थाइड का सिस्टम था ना, ये बहुत ही यूनिक था। ठीक है, कैसे, इसके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रखी थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये बेसिकली बात करता है रंग को लेके, ठीक है, कलर को लेके है कि कोई काला है तो कोई गोरा है, इस बारे में बात कर रखा है। और इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये कह रखा है जो वाइट यूरोपियंस है,
वाइट यूरोपियंस हैं हु सीज्ड कंट्रोल ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, मतलब 17 टू 18th सेंचुरी के अंदर ये लोग यहाँ पर आ गए थे और इन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। इस बारे में बात कर रहा है, समझ गए। अब आप मुझे ये बताओ गाइज कि ये जो मुझे बताओ ये कलर डिफ़ाइन कैसे होता है। ये कलर बेसिकली डिफ़ाइन होता है वहाँ के एरिया से, ठीक है। अब एरिया पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है उनके यहाँ का जो मानसून है, जो क्लाइमेट है, उसी वजह से उनका कलर भी तो चेंज हो रहा है। जैसे हम लोगों का कलर है, हम लोगों का कलर कैसा होता है, एज अ इंडियन हम लोगों का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग बहुत ज़्यादा वाइट हैं या ब्लैक हैं, ठीक है। कलर मैटर करता है उस एरिया के, उस क्लाइमेट पे मैटर करता है, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, कलर पे ये डिसाइड कर दिया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। ये बेसिकली बात कर रहा है इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर रहा है, समझ गए, कि कौन इन्फीरियर है और कौन सुपीरियर है, इस बारे में बात कर रहा है। इन्फीरियर का मतलब जो कम होता है और सुपीरियर का मतलब जो ज़्यादा होता है, ये समझा रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनीज यूज्ड मिलिट्री फोर्स टू ऑक्यूपाई द टेरिटरी और मिररिंग द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इसका ये मतलब है कि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे मान के चलिए कुछ ट्रेडिंग कंपनीज कभी आई होंगी, इन्होंने पहले क्या होगा, जैसे ये कंट्री है, ठीक है। अब आप इसके अंदर आ सकते हो। अब ये कभी जब आए होंगे तो ये इस रास्ते से आए होंगे एज अ मर्चेंट बनकर, ठीक है। और धीरे धीरे इन्होंने यहीं पर ही क्या करा, अपनी आर्मी, अपने बंकर्स इस्टेब्लिश कर दिए। और एक दिन क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर मिलिट्री फोर्स से ऑक्यूपाई कर लिया इस टेरिटरी को, यहाँ की जगह को, जो दर्शाता है। मिररिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मिरर जो होता है वो मेरी इमेज को दिखा रहा है, वैसे ये मिररिंग है जो कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरह है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने इंडिया में भी किया था, बट वो चीज़ जो इंडिया में नहीं हो सकी और यहाँ पर हो गई, ठीक है। अनलाइक इंडिया, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वाइट यूरोपियंस सेटल्ड परमानेंटली बिकमिंग दी लोकल रूलर्स। क्या हुआ, ये जो वाइट यूरोपियंस थे ये सेटल्ड हो गए थे परमानेंटली, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्होंने अपने घर बना लिए और यहीं पर ही रहना शुरू कर दिया, बिकमिंग दी लोकल रूलर्स की तरह, समझ रहे हो। अब आते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन। गाइस ये जो रेशियल क्लासिफिकेशन है, द सिस्टम कैटेगराइज्ड एंड डिवाइड पीपल बेस्ड एंटायरली ऑन दियर स्किन कलर, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको कैटेगराइज किया गया है सिस्टम के अंदर। सिस्टम कैसे तैयार हो रहा है, लॉ से तैयार हो रहा है, और डिवाइड कर दिया है लोगों को कैसे, स्किन के कलर पे, ठीक है। जो नेटिव पीपल्स थे, इमेजिन करो यार कि ये अफ्रीका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते होंगे, वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के एबॉर्जिनल्स, ठीक है, वहाँ के नेटिव पीपल्स ही तो ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो जो 3/4 थे, ये 3/4 थे आपके ब्लैक पीपल्स, ठीक है। और जो बच्चे वो कौन थे आपके, वो थे वाइट, ठीक है। कलर्ड पीपल ऑफ मिक्सड रेशियल बैकग्राउंड, जो लोग थे वो मिक्सड बैकग्राउंड से आते थे, जो लोग थे वो मिक्सड बैकग्राउंड से आते थे, ठीक है। इंडियंस, इमिग्रेंट हु ट्रैवल फ्रॉम द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फॉर लेबर एंड ट्रेड। बेसिकली ये बात कर रखा है जो कलर्ड है, पीपल ऑफ मिक्सड रेशियल बैकग्राउंड, इसका मतलब ये क्या, पीपल जो मिक्सड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कैसे, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि इंडियंस हैं। इमिग्रेंट्स का क्या मतलब होता है, जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पर आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो वो भी तो यहीं पर ही आ रहे थे। हु ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लेबर एंड ट्रेड, ठीक है, लेबर की तरह यूज़ हो रहे थे। तो ये बात कर रहा है कि जो ट्रेड हो रहा है वो कैसा है, जैसे लेबर्स है, ठीक है। ये जो लेबर्स है इनका मतलब लेबर्स का ट्रेड हो रहा है, क्योंकि काम काज अगर आपको करना है, जैसे कोई भी आप फार्मिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, जो कंट्री में व्यक्ति होता था, ठीक है, मान के जैसे इंडिया में है, तो इस व्यक्ति को भी अपने साथ लेके जाते थे उस दूसरी कंट्री में, तो वो इमिग्रेंट हो गया ना, अब वो आ रहा है उस जगह पर काम कर रहा है। वैसे ये लोग यहाँ पर भी लेके गए होंगे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इस बारे में बात कर रहा है। लीगल डेप्रिवेशन ऑफ राइट, इसका क्या मतलब होता है। So now legal deprivation of right, the white minority rulers treated all non-whites as a absolute inferior, और non-white population were entirely denied voting right and subject to serve legal restrictions। देखिए गाइस, ये जो legal deprivation है इसको भी कैसे सेट किया गया है। ये जो white लोग थे, ठीक है, इनको ट्रीटेड किया जा रहा था, ठीक है। जो इसमें लिखा था, जो वाइट मेजोरिटी रूलर्स थे, ट्रीटेड ऑफ ऑल नॉन वाइट एज एन एब्सोल्यूट इन्फीरियर, ठीक है। ये तो इनको तो ट्रीट किया जा रहा है एज अ सुपीरियर, ठीक है। और जो नॉन वाइट पीपल्स हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है एज अ इन्फीरियर। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपके अंदर कुछ कमी है, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। मतलब इन्होंने इंसान के अंदर भी कैटेगरी बना दी है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, जबकि इट बेस्ड ऑन योर
क्या ये बेस्ड करता है कि आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, आप समाज में कितना ऊपर जा सकते हो, ये हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। ठीक है, व्हाइट पॉपुलेशन वर एंटायरली डिनाइड वोटिंग राइट, ये जो व्हाइट पॉपुलेशन थी इनको डिनाई कर दिया गया था वोटिंग राइट के लिए एंड सब्जेक्टेड टू सर्व लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और इनको लीगल रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगा दी गई कि आप वोट नहीं दे सकते हो, इस बारे में बताया गया। अब बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, एपार्थाइड वॉज नॉट मियरली सोशल प्रिजुडाइज, इट वॉज लीगलाइज्ड स्टेट स्ट्रक्चर, नॉन वाइट्स वर कंप्लीटली स्टिप्ड ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनलाइज वाइल माइनॉरिटी रूल। इसमें ये क्या रखा है कि एपार्थाइड पूरे समाज में एक विचारधारा की तरह फैला दिया गया। ठीक है, और इसको एक लीगलाइज कर दिया गया, मतलब स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर इसको पूरी तरीके से लीगलाइज कर दिया गया। मतलब कोई भी चीज़ गलत है और उस गलत को लॉ के अंदर सही साबित कर दिया गया, समझ रहे हो। और ये जो नॉन वाइट्स पीपल हैं इनको कम्प्लीटली हटा दिया गया डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से। अब कल को जो गवर्नमेंट चुनी जा रही है वो चुन रहे हैं ये वाइट पीपल्स। ठीक है, और ये लोग जो भी कानून बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे, ये वाइट के लिए बनाएंगे, क्योंकि ब्लैक्स ने तो इनको वोट दिया ही नहीं है। समझ गए, अब इस बारे में बात कर रहा है तो समझ गए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कॉलोनी के बारे में जाना। कॉलोनी में हमने ये जाना कि एपार्थाइड क्या होता है। मैं एक बार आपको इसको क्विक समरी करा दूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। सो एपार्थाइड में तो हमने सबसे पहले ये जान लिया था कि ये कलर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, समझ गए। और रेशियल में क्या जाना था, रेशियल में हमने जाना था कि लॉ इस प्रकार से बनेगा जो क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेटरी होगा। ठीक है, और क्या कहा गया था कि 3/4 यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी ना कि 3/4 यहाँ पर जो है ब्लैक पीपल्स थे, लेकिन तब भी इनका कोई सहयोग नहीं लिया जाता था गवर्नमेंट बनाने में, और कलर्ड पीपल ऑफ मिक्स्ड रेशियल बैकग्राउंड से आते थे। ठीक है, और इंडियंस इमिग्रेंट हु ट्रैवल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर लेबर एंड ट्रेड। ठीक है, लेबर के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही जो इंडियंस थे उनको ले जाया जाता था काम काज के लिए, समझ गए। और लीगल डेप्रीवेशन जान ली कि कैसे नॉन वाइट पीपल्स को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का स्टेटस दे रखा था कि तुम लोग इन्फीरियर हो तभी तो आज हम तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं। वैसे उन्होंने सेम इंडिया में आके क्या था, और एक टर्म लेके आए थे व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन बर्डन क्या कहता था, ये व्हाइट्समैन बर्डन बेसिकली बात करता था कि हम सफ़ेद लोगों का ये बर्डन है कि जाके लोगों को क्या है बेसिकली उनको सही से जीना सिखाना, इस बारे में बात कर रहा था। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आपको किसी भी कंट्री में रूल करना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाके उनके जो तौर तरीके हैं उनके कल्चर को उनको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके गुलाम बनेंगे। नाउ अब बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की, मतलब ये सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन तो है ये। सेक्शन 3 मैकेनिज्म ऑफ टोटल सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन है बंटवारा। ठीक है, अब वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी मशीनरी है जिसके द्वारा ये लोग बंटवारा कर रहे हैं, इस बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे आपका इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, इन सब के बारे में बात हो रही है। The apartheid machinery replied on strict geographical division. Native blacks were legally forbidden from living in white areas. They could enter whites area for employment only if they held a valid state permit. देखिए गाइस, यहाँ पर कितना गलत कर रखा है। अब ये जो एपार्थाइड मशीनरी है ना, अब ये जोग्राफिकल डिवीजन में बढ़ चुका है। कैसे, जैसे नेटिव ब्लैक्स हैं, ये बाउंडेड थे एक जगह पर, मतलब इमेजिन करिए ये पूरा की पूरी कंट्री है, तो उन्होंने ऐसे बांट रखा होगा कि यहाँ पर ब्लैक्स रहेंगे और यहाँ पर वाइट्स रहेंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा यहाँ पर ब्लैक रहेंगे और यहाँ पर वाइट्स रहेंगे। और ये जो ब्लैक हैं अगर इनको यहाँ पर आना है तो सबसे पहले आपको ना ये जो पीपल्स हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है या जो भी यहाँ पर रूल कर रहा है वाइट पर्सन, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी और ये आपको परमिट देगा और उस परमिट को लेके तब आप यहाँ पर एंट्री कर पाओगे। मतलब इन्हीं के एरिया में इन्हीं को एक तरीके से स्लेव बना दिया। ठीक है, और आप एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब आप एंट्री नहीं ले सकते नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो और आपके पास एक वैलिड परमिट है तभी आप इस एरिया में आ सकते हो। ठीक है, सो सेपरेट पब्लिक स्फीयर। सो ट्रेन्स, अब आप देखिए कि ये ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज एंड ट्रांसपोर्ट स्ट्रिक्टली डिवाइडेड, मतलब ये भी बांट दिए गए हैं कि इस मतलब ये ट्रेन्स जो है वाइट्स के लिए है, ये ट्रेन्स जो है ये ब्लैक्स के लिए है। ठीक है, ये कुएं का पानी वाइट्स के लिए, ये कुएं का पानी जो है ब्लैक्स के लिए है। ठीक है, होटल, हालांकि यहाँ पर कुएं का जिक्र नहीं कर रखा है, बट बेसिकली मैं इसको बता रहा हूँ कि इन्होंने ऐसी तो सेग्रीगेशन किया होगा जब इन्होंने जो हमारा, अगर मैं बात करूँ जो जोग्राफिकल डिवीजन की इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, इन्होंने उसको बांट दिया है, इसका डिवीजन कर दिया है, तो उस ये जो जोग्राफिकल एरिया बांटा है तो यहाँ पर आपके क्वींस वेल वगैरह भी तो बट गए होंगे, समझ रहे हो आप लोग। होटल, रेस्टोरेंट एंड इंटरटेनमेंट
थिएटर भी इन्होंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कर दिया कि जब भी मतलब इन लोगों की एंट्री अलग से होती थी और उन लोगों की एंट्री अलग से होती थी, ब्लैक्स लोगों की, समझ रहे हो। और हॉस्पिटल, मेडिसिन, क्लिनिक, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ फुली सेग्रीगेट कर दिए गए थे। मतलब आपका हॉस्पिटल, आपके मेडिकल क्लिनिक्स, आपका स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ अलग रहेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये लोग पढ़ेंगे वहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इनको फील कराना चाहते थे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटीज़ का, कि आप इन्फीरियर हो। इनको ये स्टेटस मेंटेन कराना चाहते थे, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे थे। इवन पब्लिक टॉयलेट्स, सोचिए टॉयलेट जैसी चीज़ों भी इन्होंने क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। और म्यूनसिपल स्विमिंग पूल्स वर सेपरेटेड बाय रेस, ठीक है। रेस के आधार पर इन्होंने, मतलब ये जो कलर के आधार पर इन्होंने इनकी चीज़ें भी अलग कर दी गई। नाउ पॉइंट नंबर 3, कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो कंप्लीट सेग्रीगेशन हुआ था वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में, ठीक है, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। इट extend deep into spiritual space. Blacks were barred from the entering church while whites worship. सोचिए गाइस, यहाँ पर जो सेग्रीगेशन हुआ है वो टॉप लेवल का इन्होंने कर दिया। मतलब बोलते ना, एक तो इन्होंने गलत काम किया और उस गलत काम को जस्टिफाई भी कर रहे हैं और गलत करके। कैसे? जैसे ये जो इनका स्पिरिचुअल, इन्होंने स्पिरिचुअल पर्पस से भी इनको अलग कर दिया। इनके जो चर्च है उनके लिए भी इनको बार्ड कर दिया गया कि इनका चर्च, जो स्पिरिचुअल जो बोलते हैं ना पूजा घर है, वो भी अलग कर दिए इन लोगों के। और नॉन वाइट्स वर लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम फॉर्मिंग एसोसिएशन और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस कंडीशन। और ये जो नॉन वाइट्स पीपल हैं और इनको लीगली प्रोहिबिटेड कर दिया। प्रोहिबिटेड का क्या मतलब होता है? रोक लगा दी इन पे कि तुम लोग किसी भी तरीके का आंदोलन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट दिस कंडीशन, दीज कंडीशन, इन कंडीशंस के लिए। सो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पर लिखा है यूज़ बीच साइन बोर्ड, ठीक है। डरबन, डरबन जगह है कहाँ की? साउथ अफ्रीका की एक जगह है डरबन। वहाँ पर सेक्शन 37 में मतलब ऐसा इन्होंने मतलब बोल रखे ना, जैसे एरो करके ऐसा इन्होंने बता रखा है कि शोज़ लोकल रूलर्स इनफोर्स सेग्रीगेशन। यहाँ पर भी सेग्रीगेशन कर रखा है कि मतलब बीच है तो उस बीच में कौन सा एरिया आपका है और कौन सा एरिया वाइट्स का है, यहाँ पर बता रखा है। ये आपके एनसीईआरटी पेज में दे रखा है, देखिएगा डरबन के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। ये एग्ज़ाम मदद कर रहा है कि कैसे डेली मतलब ये जो डेली रियलिटीज़ हैं, कैसे लाइफ एपार्थाइड कैसे इसको मतलब शेप कर रही है। अब पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 4, नेल्सन मंडेला द लिबरेशन स्ट्रगल। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है। सो ये साउथ अफ्रीका के एक कौन थे? बड़े लीडर थे, ठीक है, बड़े नेता थे जो वॉइस बन के उभरे थे किसकी? इन ब्लैक्स पीपल की, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा मैं यहाँ पर कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात इन्हीं चीज़ों को लेके चल रही है। अब नेल्सन मंडेला फायरसली अपोज्ड द एपार्थाइड रिजीम, एडवोकेट फॉर फ्री और मल्टी रेशियल सोसाइटी। ये क्या कर रहे थे? ये एडवोकेसी कर रहे थे। एडवोकेसी का क्या मतलब होता है? इसकी पैरवाई कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इनको फ्री राइट कैसे मिल जाए, मल्टीलैटरल सोसाइटी की बात कर रहे थे। अपोज कर रहे थे एपार्थाइड रिजीम को कि ये जो आप कलर लेके आए ना, ठीक है, ये कुछ मैटर नहीं करता, ना ये शो करेगा कि कौन इन्फीरियर है कौन सुपीरियर है, ये सब मैटर नहीं करता है। ये आप लोगों ने काम करने के लिए ऐसा कर रखा है। सो ही एंड इनके जो 7 दोस्त थे इनको क्या कर दिया गया? इनके ऊपर ट्रायल चला दिया गया। और ट्रीजन बाय दी वाइट गवर्नमेंट, ट्रीजन का क्या मतलब होता है? देशद्रोह के आरोप में इन्हें जेल में डाल दिया गया और इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई 1964 के अंदर फॉर दियर रेजिस्टेंस, ठीक है। इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब आजीवन कारावास इनको दे दिया गया। क्योंकि अब आप सिंपल सी बात है, जो भी गवर्नमेंट है, अब आप गवर्नमेंट के बारे में बोलोगे तो आपको सज़ा देगी ना, ठीक है। भले ही अच्छी बात करे थे, इससे इनको लेना देना नहीं है, क्योंकि इस अच्छी बातों से उन अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो रहा था। सो मंडेला स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर, सोचिए गाइस, उन्होंने 28 साल अपने जीवन के इस जेल में दे दिए। किसमें? हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स रॉबन्स आइलैंड, इनको रखा गया था रॉबन्स आइलैंड में, ठीक है। रॉबन्स आइलैंड कहाँ पर है बताइएगा मुझे, ठीक है, आपका होमवर्क है, ठीक है गाइस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रॉबन्स आइलैंड कहाँ पर है। मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि बच्चे कितने अच्छे से क्लास को देखते हैं, ठीक है। बाकी मैं कमेंट सेक्शन देखूँगा, देन आई विल रिप्लाई यू। द अम्ब्रेला अलायंस, सिंस 1950 नॉन वाइट ग्रुप्स लॉन्च मास प्रोटेस्ट। ये जो नॉन वाइट्स पीपल थे, अभी अम्ब्रेला स्कीम क्या है इसमें जानते हैं। ये जो नॉन वाइट पीपल्स हैं इन्होंने नेशन वाइड मार्च, मतलब मार्च का क्या मतलब होता है? इन्होंने आंदोलन निकाला, नेशन वाइड स्ट्राइक कर दी इन्होंने। अफ्रीकन नेशन कांग्रेस, ठीक है, ये जो अफ्रीकन नेशन है इनकी पार्टी है, वॉज द कोर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज लीडिंग दिस एंटी एपार्थाइड मूवमेंट, ठीक है। ये लोग साथ में आए होंगे जिन्होंने ये अफ्रीकन नेशन कांग्रेस बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने इस कोर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग ये है एंटी एपार्थाइड मूवमेंट को लीड किया,
समझ रहे हो। और इस अलायंस के अंदर वर्कर्स और यूनियंस ये भी शामिल हुए, और कम्युनिस्ट पार्टी एंड एंटी रेशियल वाइट लिबरल्स, द कम्युनिस्ट पार्टी एंड एंटी रेशियल वाइट लिबरल्स। और एंटी रेशियल वाइट लिबरल्स कौन थे? ये वो लोग थे जो वाइट थे, ठीक है, बट ये लोग जो थे ये कलर को अपोज करते थे, ठीक है। हर कंट्री में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों रहते हैं। सो यहाँ पर एंटी वाइट लोग भी, यहाँ पर एंटी ब्लैक लोग, मतलब एंटी वाइट लोग भी थे। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो एंटी रेसिज्म वाले लोग हैं ना, वाइट लिबरल्स। वाइट लिबरल्स वो होते हैं, लिबरल्स वो होते हैं जो एक खुली विचारधारा के लोग होते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, खुली विचारधारा का मतलब ये लोग मानते हैं कि कलर, और ये मतलब ये किसी को ना ये सुपीरियर को मानते हैं ना ये इन्फीरियरिटी को मानते हैं, ये सबको समान अधिकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर वर्कर्स भी थे, ठीक है। पहले थोड़ा साफ कर लिया जाएगा इस, ठीक है, थोड़ा एकदम खिचड़ी से पक गई है। सो यहाँ पर वर्कर्स भी थे, ये ठीक है। इस अलायंस के अंदर वर्कर्स यूनियन भी था, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे, और एंटी रेशियल वाइट लिबरल्स भी थे, ठीक है। एक तो वर्कर्स थे और आपके लिबरल वाइट्स भी थे, यहाँ पर वाइट लोग थे, और यहाँ पर कौन थे? आपके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे। अब ये लोग मूवमेंट करेंगे। सो ग्लोबल स्टेट डिनाउंस्ड एपार्थाइड एज एन अनजस्ट सिस्टम। इन्होंने ये बताया, ये फैला देने लगे कि एपार्थाइड है, ये एक अनजस्ट सिस्टम है, ये पावर को अपने हाथ में रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। द डॉन ऑफ डेमोक्रेसी 26 अप्रैल 1954 एज पॉपुलर प्रोटेस्ट ग्रू। अब जब ये प्रोटेस्ट बढ़ा, वाइट गवर्नमेंट रियलाइज्ड इट कुड नो लॉन्गर होल्ड पावर दैट प्योर फोर्स। अब ये समझ गए कि हम ज़्यादा लंबे समय तक पावर को अपने पास होल्ड नहीं कर पाएंगे। इट रिपील्ड डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे उन्होंने इनको हटा दिया। एंड लिफ्टेड बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो लिफ्ट जो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बैन कर रखा था वो भी हटा दिया। और नेल्सन मंडेला जी को, जो नेल्सन मंडेला थे, उनको क्या कर दिया गया? उनको आज़ाद कर दिया गया। सो मिडनाइट ऑन 26 अप्रैल 1994 द न्यू ट्राई कलर वॉज रेज्ड। इन्होंने क्या किया? उस दिन एक 3 कलर का झंडा अपना तैयार किया, मेकिंग द बर्थ ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पर बन चुका है डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ठीक। नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। Now, extraction reference quotes. Mandela observed, historically enemies negotiate a peaceful transition because we were prepared accept the inherent capacity for goodness in the other. This emphasizes reconciliation ओवर रिवेंज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिस्ट्री में देखते हुए ये चीज़ जानी कि एनिमीज़ अब अगर पीसफुल तरीके से ट्रांजिशन वे में आ गए, अब वो पीसफुल नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं। सो अब हम क्या करें? उनकी गुडनेस को एक्सेप्ट करें रादर कि उनसे अपना बदला लें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जब वो ऑलरेडी पावर छोड़ रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक रिजिम स्थापित कर रहे हैं कि ठीक है आप आइए पावर में, और आज़ाद कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या है कि अगर ईविल को अच्छे तरीके से सुधारा जाए तो वो भी अच्छा बन सकता है, ठीक है। ये जो मंडेला जी थे ये इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी से, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे मंडेला, समझ गए? ठीक है गाइस, हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक बार फिर से इसको छोटा सा समराइज़ कर दो, जहाँ पर मुझे लगता है लोगों को डाउट आ सकता है उस चीज़ को मैं और अच्छे से बताता हूँ। जैसे ट्रीजन ट्रायल जान लिया था। ट्रीजन ट्रायल का क्या मतलब होता है? देशद्रोह का आरोप लग गया था नेल्सन मंडेला जी के ऊपर, ठीक है। देशद्रोह का आरोप लग गया, और क्या क्या उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया, आजीवन कारावास, ठीक है। उसके बाद 28 साल ये जेल में रहे थे। नाउ अम्ब्रेला अलायंस, ये जो अम्ब्रेला अलायंस था ये कोई और नहीं ANC था, ठीक है। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस था, ठीक है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? लीड कर रहा था। इसके अंदर कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे। इसके अंदर वर्कर्स अलायंस यूनियन भी था। इसके अंदर वाइट पीपल्स भी थे। वो वाइट पीपल्स जो कौन से थे? जो अपोज करते थे रेसिज्म को, ठीक है, एंटी रेसिज्म। नाउ और ग्लोबल लेवल पे आवाज़ उठाई गई और फिर आज़ादी मिली। फिर हम लोगों ने ये डॉन ऑफ डेमोक्रेसी जाना कि 26 अप्रैल 1994 को इनके हकों की मांग मिल गई इनको। अब ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करेंगे, इस बारे में बात की गई, ठीक है। द साउथ अफ्रीका कॉम्प्रोमाइज़ ट्रस्ट बिल्डिंग। साउथ अफ्रीका, ये जो साउथ अफ्रीका है, कॉम्प्रोमाइज़ ट्रस्ट बिल्डिंग। सो द चैलेंज ऑफ म्यूचुअल फियर। अब इनके अंदर एक म्यूचुअल फियर आने लगा। म्यूचुअल फियर का क्या मतलब होता है? एक सामूहिक डर आने लगा। किसके अंदर? वाइट, ये जो वाइट कौन थे? पीपल्स थे, इनके अंदर ही तो आएगा। ट्रस्ट बिल्डिंग की बात चली थी। अब कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे पावर को लेके, इस बारे में बात चली थी। सो फॉलोइंग डेमोक्रेटाइजेशन द, इस डेमोक्रेटाइजेशन के अंदर जो अपोजर है और जो अपोज्ड थे, ठीक है, टू लिव टुगेदर, ठीक है। गलत करने मतलब एक तो ये जिसको अपोज्ड किया गया था, अपोजर वो था जो उनको इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, ठीक है।
सॉरी गाइस, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से ना मैंने इसको गलत पढ़ लिया। ये ऑपरेसर था और ये ऑपरेस्ट था, ठीक है। ऑपरेसर वो होता है जो गलत कर रहा था और ऑपरेस्ट वो था जिसके साथ गलत हुआ था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा से। सो फॉलोइंग डेमोक्रेटाइजेशन द अपोजर एंड दी ऑपरेसर एंड दी ऑपरेस्ड, ठीक है। बार बार मेरे मुंह से अपोजर निकल जा रहा है क्योंकि मैं वो वर्ड पढ़ा था ना बार बार इसको, इसीलिए। सो ये जो ऑपरेसर था और जो ऑपरेस्ट था प्लान्ड आ लिव टुगेदर एज इक्वल, समझ रहे हो आपको मतलब। अब ये लोग एक साथ आने वाले थे और एक साथ रहेंगे। हावेवर बिल्डिंग ट्रस्ट वॉज एक्सेप्शनली डिफिकल्टी ड्यू टू द डीप सीटेड हिस्टोरिकल फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पर बात चली थी कि कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग लगाया जाए, कैसे ट्रस्ट लाया जाएगा कि जो एक्सेप्शनल डिफिकल्ट ड्यू टू द डीप सीटेड हिस्टोरिकल फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, ठीक है गाइज। यहाँ पर बेसिकली ये बात हुई है, इस पूरे वर्ड का इतना सा मतलब है कि ये जो ऑपरेसर थे और जो ऑपरेस्ट थे, गलत करने वाला और जिनके साथ गलत हुआ, अब ये लोग साथ आ गए हैं। सो इनके दिमाग में ये था, ये ट्रस्ट करना मुश्किल हो पा रहा था कि जब हम लोग मतलब हिस्टोरिकल फियर्स इनके दिमाग में था कि एक साथ आएंगे, सो पावर का बंटवारा कैसे होगा। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ गया था इनके बीच में, ट्रस्ट इंटरेस्ट आ गया था कि मतलब ये जो ट्रस्ट था, ट्रस्ट फियर हो रहा था एक दूसरे के लिए कि हम भरोसा कैसे करें, इस चीज़ को लेकर था, ठीक है। ये जो ब्लैक थे, majority priorities, so anxious to ensure that the core democratic principle of majority rule, ठीक है, was not compromised, seeking substantially social and economical right, and white minority priorities desperate to protect their historical privileges, luxury asset and the private property hold। so ये जो ब्लैक मेजोरिटी थे, इन्होंने कहा था कि जो पावर है उसको ऐसे बांटा जाए, ठीक है, कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ठीक है गाइस। ये जो ब्लैक मेजोरिटी प्रायोरिटीज़ थी, इसने इतना कहा था कि जो ब्लैक मेजोरिटी प्रायोरिटीज़ थी का मतलब ये है, जो काले लोग थे जो कि आज़ादी से पहले सबसे बड़ी आबादी थे, वो चाहते थे कि आज़ादी जो थी, जिनको आज़ादी मिली है उसके बाद भी उनके नियम बने रहें, ठीक है, जहाँ बहुमत की चले, मतलब जहाँ पर जो है मेजोरिटी के चले, और साथ ही साथ वे अपने सामाजिक मतलब अपने सोशल और इकोनॉमिकल हकों को भी मतलब उनको पक्के कर सकें, जो उनके सोशल, सामाजिक और आर्थिक हक हैं, ठीक है, उनको पक्के कर सकें। इस बारे में बात चली थी, इस चीज़ को लेके मतलब ये बात कर रहे थे। और वहीं पर ये जो वाइट माइनॉरिटीज़ लोग थे, वाइट माइनॉरिटीज़ क्यों, क्योंकि ये वो लोग थे जो यूरोप से यहाँ पर आए थे, तो ये लोग तो कम होंगे। सो डेस्परेट टू प्रोटेक्ट देयर हिस्टोरिकल प्रिविलेजेस, लग्जरी एसेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डिंग। अब इनके दिमाग में ये था कि इन्होंने अभी मतलब कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके दिमाग में ये आएगा कि अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो कल को जब कोई दूसरा व्यक्ति पावर में आएगा तो वो मेरे साथ गलत करेगा। तो इनके दिमाग में था जो हमारे प्रिविलेज थे, लग्जरी एसेट थे और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, क्या हम इनको रख पाएंगे, क्या ये हमसे छीन लिए जाएंगे, इस चीज़ को लेकर बात चली थी। द टर्म ऑफ हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज आफ्टर लॉन्ग निगोसिएशन बोथ फैक्शन एग्रीड टू फॉर्मल कॉम्प्रोमाइज़ टू सेफ गार्ड देयर फ्यूचर को एग्जिस्टेंस। इन्होंने कहा था कि ये जो फॉर्मल कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और सेफ गार्ड करेंगे फ्यूचर को एग्जिस्टेंस को। इट मीन्स इन्होंने नेगोशिएट करा, मतलब ब्लैक्स ने ये कहा था जब भी वो पावर में आएंगे तो भले ही वो मेजोरिटी में होंगे, लेकिन इनकी जो प्रिविलेजेस हैं और जो इनके लग्जरी एसेट्स हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं छीने जाएंगे, ठीक है। सोचिए क्योंकि अगर आपको कोई भी कंट्री में रूल करना है, ठीक है, कंट्री पे मतलब मान के चलिए कि पहले वाइट्स ने किया था, इनकी गलती क्या थी, इन्होंने ब्लैक्स को सब्जिक्यूट किया, ठीक है। अब ब्लैक्स क्या कर रहे हैं, ये वाइट के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, ठीक है, तभी पूरी कंट्री का क्या होगा, कंट्री का इमेंसिपेशन होगा, समझ लो, कंट्री तरक्की की ओर बढ़ेगी। सो नाउ द वाइट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल मेजोरिटी रूल, वाइट ने एक्सेप्टेड कर लिया मेजोरिटी रूल एंड द मॉडल वन पर्सन वन वोट को प्राथमिकता दी गई कि एक पर्सन है और उसका एक ही वोट होगा, ठीक है। और वाइट एग्रीड टू एक्सेप्ट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर दी पुअर एंड वर्किंग क्लास, और वाइट्स एग्री हो गए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो पुअर्स और वर्किंग क्लास को मिलेंगे। और ब्लैक एग्रीड हो गए थे मेजोरिटी रूल नॉट बी एब्सोल्यूट, ठीक है, ये जो मेजोरिटी रूल होगा ये एब्सोल्यूट नहीं होगा कि अब ये जो चाहे अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं है। द ब्लैक प्रॉमिस्ड नॉट टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी, ठीक है, क्योंकि अब ये जो काम करना चाहते थे ये पीसफुल तरीके से करना चाहते थे, समझ गया गाइस। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात है। सो 4 कोर फंक्शंस है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, इनके 4 मतलब कोर जैसे बोलते हैं ना, ये 4 पिलर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को टिकाए रखने के लिए, समझ गए ना। सो रिटन रूल्स एंड यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिटन रूल्स,
जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये कुछ अलग अलग पेजेस पे रूल्स लिखे होंगे, जब इनका सेट तैयार किया गया तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर विद इन अ कंट्री, और इसको एक्सेप्टेंस मिली हर लोगों, हर सब लोगों के द्वारा, हर लोगों के द्वारा, ठीक है। बेसिकली मैं कहना चाहता था सभी लोगों के द्वारा, ठीक है। दिस प्रैक्टिस एक्सटेंड बियॉन्ड गवर्नमेंट टू एनी मेजोरिटी एसोसिएशन, और ये जो प्रैक्टिस होगी ये होगी मेजोरिटी मतलब बियॉन्ड दी एनी मेजोरिटी एसोसिएशन, वेदर इट इज़ लोकल नेबरहुड क्लब और कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। मतलब नेबरहुड को सपोर्ट करा है, लोकल नेबरहुड क्लब होगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी, ठीक है। इस तरीके से बनेगा तभी तो कंट्री अच्छे से काम करेगी। सो एनसीईआरटी के अंदर इसको 4 चीज़ों में बांटा गया है, जनरेट ट्रस्ट, ठीक है, एलोकेट पावर, लिमिटेड अथॉरिटी और मैप एस्पिरेशन, ठीक है। इस बारे में बात हो रही है, समझ गए। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे फर्स्ट। ये जो फर्स्ट है इसके अंदर क्या दे रखा है, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप लिव टुगेदर पीसफुली। इन्होंने कहा है अगर हमें पीसफुल तरीके से रहना है तो हमें एक दूसरे के साथ ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के लिए ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, इस बारे में बात कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन के साथ रहेंगे, क्योंकि ब्लैक्स को पता है कि जब किसी के साथ गलत होता है तो उसको कैसा फील होता है, क्योंकि अब वो व्यक्ति चाहता है कि कल को दूसरे के साथ गलत ना हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने वाइट्स को भी बराबर की बोलते ना पार्टिसिपेशन का मौका दिया। भले उन्होंने कहा कि मेजोरिटी का रूल होगा लेकिन हम लोग पीसफुल तरीके से रहेंगे, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आपकी प्रॉपर्टी छीनेंगे, नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को मान के चलिए कि फिर सत्ता अगर बदल जाती है, वाइट पावर्स में आते हैं, तो कल को वो हमारे साथ ऐसा ना करें और उनके दिमाग में ये रहे कि हाँ कि रूल उन्होंने भी किया था और रूल हमने भी किया है, और वो एक मौका दे रहे थे सुधरने का, समझ गए। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल होल्ड द पावर टू मेक की डिसीजन। इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि ये कौन सी ये गवर्नमेंट जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी और ये पावर को होल्ड करेगी, कौन कौन से वो पावर को होल्ड करेगी, कौन कौन से वो की डिसीजंस हैं, कौन कौन सी वो कीज़ हैं जिससे वो पावर को, मतलब बेसिकली इट इज़ टॉकिंग टू अबाउट दैट कि स्पेसिफिक हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई है और वो पावर को होल्ड करेगी और डिसीजन और मेक की डिसीजन, ठीक है, कैसे पावर को होल्ड करेगी डिसीजन मेकिंग से, समझ गए। थर्ड, इट इज़ अ सेट क्लियर लिमिट टू पावर ऑफ द गवर्नमेंट आउटलाइनिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है। ये लिमिट लगाती है पावर ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर और फंडामेंटल राइट्स देती है सिटीजन को, ठीक है, ताकि उनके हकों को छीना ना जा सके, ठीक है। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट, ये पावर्स, ये इसी वजह से मिल रही हैं कि कल को कोई भी गवर्नमेंट आती है, कल को कोई भी पावर में आता है तो ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट करेंगे आपको उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, समझ गए। और फोर्थ, इट एक्सप्रेस द डीप एस्पिरेशन ऑफ द पीपल फॉर द बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग अ गुड सोसाइटी। अब ये बात कर रहा है कि एस्पिरेशन है लोगों के लिए कि ये एक गुड सोसाइटी को तैयार करने में मदद करेगा, ठीक है। अब जब ये 4 पॉइंट होंगे तो ये एक सोसाइटी को तरक्की करने में मदद करेगा। सो यदि किसी भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है तो उसे इन 4 मैकेनिज्म पे वर्क करना पड़ेगा, अपने लोगों को बराबर के अधिकार देना पड़ेगा, ठीक है, तभी सोसाइटी आगे की और ग्रो करेगी। और लोगों को जो पावर है, लोगों के पास जो पावर है, जो भी गवर्नमेंट पावर होल्ड कर रही है वो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उसकी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और ट्रस्ट जनरेट होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे बात करी है, ठीक है, दे रखा है ना, जनरेट ट्रस्ट होना चाहिए और एलोकेशन पावर होना चाहिए, लिमिटेड अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर लिमिटेड अथॉरिटी नहीं होगी तो वो एक तरह से पागल हो जाएगी। और मैप एस्पिरेशन कि कैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में बात कर रखे हैं। अब नाउ कंटेक्स्ट एंड ट्रॉमेटिक चैलेंज ऑफ इंडियन जर्नी। अब इसी को हम इंडियन जर्नी से लिंक करके देख रहे हैं। द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अंडर एक्सेप्शनल डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसमें ये कहा गया है ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है ये एक्सेप्शनली और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में तैयार हुआ है, ठीक है, फ्रेम हुआ है। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ड्रिवन बाय रिलीजियस डिफरेंस, ठीक है, जो कंट्री के अंदर जो भी पार्टीशन हो रहा था वो रिलीजन बेसिस पे हो रहा था, ठीक है। अ डीप ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रिजल्टिंग इन अ डेथ ऑफ एटलीस्ट 10 लाख पीपल्स, इसी चक्कर में 10 लाख लोगों की जान गई इन दी बॉर्डर वायलेंस के चक्कर में। मेक फेस्ड इंटेंस एंजाइटी रिगार्डिंग नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, जिससे फेस करना पड़ा था, एंजाइटी हो रही थी, नेशनलिटी मतलब नेशनल यूनिटी कैसे बरकरार रहेगी, सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन, समझ रहे हो।
द प्रिंसली स्टेट क्राइसिस, जब अंग्रेज़ देश छोड़ के जा रहे थे तो उससे पहले वो कुछ और भी काम करके जा रहे थे। उन्होंने प्रिंसली स्टेट थे उनको भी मतलब ये कह दिया गया कि इट्स योर चॉइस, इट इज़ योर डिस्क्रिप्शन पावर, कि आप इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर मर्ज होना चाहते हो, ये आपकी अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग रहेगी, ये कह रहे थे। ठीक है, बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, इंडिया को कई सारे हिस्सों में तोड़ के जा रहे थे, लाइक अ यूरोप, समझ रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान बनवा दिया। ठीक है, और पाकिस्तान जो बना था वो बनाया था किस पे, रिलीजन के बेस पे। और मान के चलिए इधर इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो इन्होंने कहा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, चाहे इंडिया में जाओ, चाहे फ्री रहो। इन सबको बात कह रखी थी। इंटीग्रेशन दिस टेरिटरी वॉज अनसर्टेन और कॉम्प्लेक्स टास्क, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क था कि इनको एक साथ कैसे लेके आया जाए। इसमें एक की फिगर उभरते हैं सबसे ज़्यादा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को कहा जाता है आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन कहा जाता है इनको। प्लेड अ डिसिसिव रोल इन अ नेगोशिएशन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट थे इनको नेगोशिएट करा के मर्ज करा दिया किसके अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस, अनलाइक साउथ अफ्रीका, जो चीज़ साउथ अफ्रीका में नहीं हुई, इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, अ ब्रॉड कंसेंसस ऑन अ डेमोक्रेसी हैज़ ऑलरेडी इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के अंदर क्या था, डेमोक्रेसी की जो भावना थी वो आज़ादी से पहले भी मतलब इवॉल्व कर चुकी थी। ठीक है, कैसे, ठीक है गाइस, उसका ये एग्जाम्पल ये है कि इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ये कहा गया था कि जो चीज़ साउथ अफ्रीका में नहीं हुई वो चीज़ इंडिया में हुई थी। ये था कि आज़ादी से पहले हमारे अंदर आज़ादी की भावना जाग चुकी थी। ठीक है, उसका एक ड्राफ्ट भी हम तैयार कर चुके थे 1928 के अंदर। मोतीलाल नेहरू ने और उनके 8 सदस्यों ने, उनके 8 दोस्तों ने मिलकर क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और 1931 के अंदर कराची सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड अ फर्म कमिटमेंट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन्होंने ये भी तक डिसाइड कर लिया था कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ये अडल्ट फ्रेंचाइज बेस पे होगी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे थे। ठीक है, माइनॉरिटी कौन होती है, माइनॉरिटी वो होती है जो कम होते हैं किसमें, पॉपुलेशन के मामले में। जैसे हमने साउथ अफ्रीका का केस जाना, साउथ अफ्रीका के केस में क्या हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर ये जो यूरोपियंस गए थे ये कौन थे, ये माइनॉरिटीज़ थे, पावर में कम थे। और इन कम पावर वालों ने क्या किया, ज़्यादा पावर के जो लोग थे, ज़्यादा पावर में कौन थे, ब्लैक पीपल्स थे, उनको उनके राइट्स को सब्जुगेट कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। वही इंडिया ने क्या किया, इंडिया ऑलरेडी चीज़ें ऐसे लेके चल रहा था कि ताकि कल को हमारी कंट्री एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। इसके लिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात की जा रही थी, इक्वालिटी की बात करी जाती थी, लिबर्टी की बात करी जा रही थी, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की जा रही थी कि जो गवर्नमेंट है वो चुन के आएगी बाय पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, फॉर द पीपल, टू द पीपल और बाय द पीपल, समझ रहे हो। अब हम आएंगे अपने लास्ट सेक्शन 8, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉजिक। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लॉजिक, द फ्रेमवर्क, द असेंबली फ्रेमवर्क। अब ये बात कर रहा है असेंबली के फ्रेमवर्क के बारे में। द ड्राफ्टिंग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा हुआ था। ये इलेक्टेड लोग कौन थे, जो लोगों के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, उस समय देखो सब लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, जितने भी लोगों से पॉसिबल था कराया जा सके इलेक्शन, जितने भी लोगों ने चुन सकते थे। उस समय सारे लोग वोट नहीं डाले थे, उस समय कुछ ही लोग वोट डाले थे, लेकिन उसमें भी तो लोगों का कंसेंसस था ना, लोग चुन के भेजे थे आपको, तभी आप जा रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद कर रहे थे। समझ रहे हो आप। इलेक्शन वर हेल्ड इन जुलाई 1946, जुलाई के अंदर इलेक्शन होते हैं, और फर्स्ट सेशन कन्वीनियंट इन दी दिसंबर 1946। सो गाइस, इसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन आपके जुलाई 1946 में हो गए, और जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग पार्टीशन द असेंबली वॉज डिवाइडेड लीविंग इंडियन कॉन्टिनेंट। मतलब ये था कि पार्टीशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास 299 मेंबर्स थे। ठीक है, अडॉप्ट 26 नवंबर 1949, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को 1949 को, क्या केम इनटू फुल इफेक्ट। ठीक है, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी 1949 को, इसको अडॉप्ट किया गया था। सो यस गाइस, अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आया नाउ, इसमें दे रखा है अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949, केम इनटू फुल इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950।
तो ये क्या किया गया था, 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अपनाया था। ठीक है, समझ गए आप लोग इसको। और ये पूरी तरीके से इन्फोर्स हो गया था और ये लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, फिर भी मैं एक बार आपको इसको समराइज़ कर देता हूँ। ये ड्राफ्टिंग हमने अभी सब क्या ना जाना, हमने ये जाना कि ये द ड्राफ्टिंग वॉज कंडक्टेड बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी आई थी, जो ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, ये इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुना जा रहा था और इलेक्शन जुलाई में हुआ था 1946 के अंदर। ठीक है, और इसका पहला सेशन दिसंबर 1946 में बैठा और पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स बचे। ठीक है, जिन्होंने 26 नवंबर को अडॉप्ट करा, क्या इन्होंने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था और इसको जो पूरी तरीके से इन्फोर्स किया गया था कंट्री के अंदर, वो 26 जनवरी 1950 को, मतलब इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसको लागू कर दिया गया। समझ रहे हो, इस बारे में बात कर रहा है। नाउ गाइस, सैंक्शन ऑफ प्रोसीजर, द असेंबली ऑपरेट इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर टू बिल्ड ट्रस्ट। अब ये क्या है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो असेंबली है इसको ऑपरेट किया जाएगा एक सिस्टमेटिक तरीके से, ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में। मतलब हर एक का क्या लिया जाएगा, हर एक से एक तर्क की तरीके से, मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग की जाएगी। समझो, हर एक की सहमति ली जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब होता है, सहमति लेना, टू बिल्ड ट्रस्ट, ताकि लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो सके। समझ रहे हो, असेंबली ओपन, इसको दोबारा समझा देते। सो गाइस इसका सिर्फ इतना सा मतलब था कि इन्होंने ये कहा था कि ये जो संविधान सभा का जो विश्वास जीतना था इनको, इसके लिए इन्होंने क्या क्या बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से और खुले और सबकी सहमति से काम को कर रहे थे, ताकि एक ट्रस्ट डेवलप हो सके। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा हो रहा था। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन इनिशियली ड्राफ्ट, सो मेंबर डिबेट क्लॉज बाय क्लॉज ओवर 3 ईयर्स कंसिडरिंग मोर देन 2000 अमेंडमेंट। क्या हुआ, 3 साल तक लगातार बहस चली और 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए। समझ रहे हो। सो इवन स्पोक वर्ड वॉज प्रिजर्व इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट 12th बल्कि वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, इसमें यह कहा गया है कि इन बहसों में कहीं हर बात को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नाम के 12 खंडों में बांटा गया। ठीक है, इसमें ये कहा गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट हुआ था ना, इसमें जो 12 खंड थे उसमें इनको रखा गया संभाल कर। ठीक है, ये क्या रखा था, मतलब बेसिकली सिंपल सा वर्ड अभी भी ना समझ पाए हो। सो ये जो इसमें लिखा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट थी, ये जो 12वीं बल्कि वॉल्यूम थी, उसके अंदर इनको संभाल के रखा गया। समझ रहे हो, लीगल लैंग्वेज एंड दी लिविंग डॉक्यूमेंट विजन की बात हो रही है। सो ये जो कॉलोनियल कंटिन्यूटी है, द असेंबली इंटीग्रेट इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज सच एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। इसके अंदर क्या है, इसमें यह कहा गया है जो कॉलोनियल कंटिन्यूटी थी उसको आगे बढ़ाया गया। किस मामले में, इस मामले में जो इंस्टीट्यूशनल जो लॉज काम कर रहे थे। सो यहाँ पर इन चीज़ों को बताया गया, ये जो लॉज काम कर रहे थे अंग्रेज़ों के ज़माने पे भी, अंग्रेज़ों के समय पे भी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इंश्योर कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। दैट्स वाई हमने इसको रखा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द मेकर डिड नॉट व्यू द टेक्स्ट एज अ सैक्रेड, स्टैटिक्स और अनअल्टरनेबल, सो दे क्रिएट अ क्लियर मैकेनिज्म टू इनकॉर्पोरेट सोसाइटी चेंज ओवर टाइम नोन एज अमेंडमेंट। इसमें ये कहा गया था कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ऐसा नहीं सैक्रेड है, सबसे ऊपर है, स्टैटिक्स है और अनअल्टरेबल है, ये बदल नहीं सकते, ये बदले जा सकते हैं। ठीक है, इनको बदला जा सकता है समय समय के अनुसार। ठीक है, ताकि सोसाइटी जो है पूरी तरीके से, जैसे क्योंकि सोसाइटी बदलेगी और तो कंट्री को भी उसी हिसाब से थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, इसलिए अमेंडमेंट को भी चेंज किया जा सकता है। इस बारे में बात की गई थी। ठीक है गाइस, अब इंस्ट्रक्शन समरी दे रखिए, द legitimacy of Indian Constitution is exceptionally over the past half century, while specific provisions have been modified. No majority social group and political party has been successfully challenged the foundational legitimacy of the document itself. इसमें ये कह रहा है कि इतना समय होने के बावजूद भी जो हमारा ये जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है अच्छे तरीके से काम कर रखा है, कभी भी कोई ऐसी पार्टी उभर के नहीं आई है जिसने इसको साइडलाइन कर दिया हो और एक तरीके से कंट्री को तोड़ने की बात करी गई हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये इसकी जो है मतलब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसकी है
इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेप्टेबिलिटी को दर्शाता है और ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है और लोगों के, क्योंकि इस पे लोगों का क्या है, इस पे जो लोगों का विल है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों का विल है, दैट्स वाई आज ये एक सक्सेसफुल तरीके से चल पा रहा है। ठीक है, इस बार में बात की गई। ठीक है, एक बार फिर भी मैं इस पॉइंट को लास्ट बार समराइज़ कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हमने जाना था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के दौरान ये जो इलेक्टिव, मतलब ये जो लोग थे इलेक्शन के द्वारा आ रहे थे। ठीक है, इलेक्शन के द्वारा आए थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बने थे। जुलाई के अंदर क्या हुआ था, जुलाई के अंदर पहला सेशन हुआ था और दिसंबर में क्या हुआ था, जुलाई के अंदर, सॉरी गाइस आई एम एक्सट्रीमली सही, जुलाई के अंदर, मतलब जुलाई के अंदर सारे इलेक्शन हो गए थे और जो पहला सेशन हो रहा था वो हो रहा था 1946 के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग पार्टीशन के बारे में बात हो रही है। इसमें ये कहा गया था कि जब पार्टीशन हो गया था तो 299 मेंबर्स बचे थे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। अब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये क्या हो गया था, ये पूरी तरीके से आ गया था। लेकिन जब ये इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग एज आ रिपब्लिक डे। समझ रहे हो गाइस। और उसके बाद हमने बात की थी असेंबली के बारे में कि यहाँ पर लोगों का कंसेंशनल मैनर टू बिल्ड ट्रस्ट, मतलब लोगों की सहमति ली जाई थी ताकि एक जो बिल्ट है, मतलब बिल्ट किया जा सके, मतलब बनाया जा सके, ट्रस्ट बनाया जा सके। और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो रहा था, सो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है, इन्होंने प्रिपेयर किया था इनिशियल ड्राफ्ट। और बात हो रही थी यहाँ पर मेंबर डिबेट क्लॉज बाय क्लॉज, जिसके अंदर क्या हुआ था, इसमें 3 ईयर्स लग गए थे और 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट हुई थी। इसमें ये कहा गया था, सो प्रिजर्व करके रखा गया था 12th बल्कि वॉल्यूम के अंदर इसको। ठीक है, वाक्य हम जान चुके थे। अब इससे हमें ये सीखने को मिला कि ये ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ों ने कि लॉ बना दिया है और वो अच्छे से काम कर रहा है तो हम लोग उसको नहीं अपनाएंगे, हम लोग उसको ज़रूर अपनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे कंट्री अच्छे से वर्क कर रही है, तो जो भी चीज़ अच्छी हो तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। इस बार में बात चल रही थी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अनअल्टरेबल था, मतलब ये नहीं था कि अनअल्टरेबल नहीं था, ऐसा नहीं है कि इसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकते थे, इसमें समय समय के अनुसार बदलाव हो सकते थे। इस बारे में भी बात की गई थी। समझ गए आप लोग। सो होप सो गाइस आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस, सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। ओके गाइज, ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच गाइज।